So after the drawback of the Mendeleev's periodic table, next is modern periodic table. मॉडर्न पीरियड टेबल विच इज़ यूटिलाइज इन नवाडेज, मतलब आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यही टेबल है. सो हेनरी मोसेल in the year of 1913 he proposed new modern periodic table. So here अब तक जो हमने टेबल देखा उसमें it is depends on the atomic masses. Now the next new table, modern periodic table, is based on the atomic number. तो here हेनरी मोसेल जो थे उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर. मतलब क्या किया गया था, अब इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ 19th सेंचुरी अब हमारे पास एटॉमिक नंबर के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो पहले मेंडेलीव के टाइम पे ये सब कुछ नहीं था. और उन्होंने कुछ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है, मतलब रेज जो है, एक्सरेज जो है, उसको उन्होंने हर एक एलिमेंट के ऊपर इम्पार्ट किया और उसको उनके जो रेडिएशंस मिले उसको उन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर के ग्राफ में उन्होंने प्लॉट किया और देखा तो उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे उनमें कंटिन्यूसली चेंजेस देखने को मिले. और उन्हीं के ऊपर से उन्होंने एक नया टेबल बनाया. नया टेबल का जो लॉ है वो कुछ इस तरह से कि द प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. मतलब देयर इज चेंज ऑफ द एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर. मेंडल जो टेबल बनाया था इट इज बेस्ड ऑन द मासेस, वेयर एज द न्यू मॉडर्न टेबल मेड बाय द मोस्ले इट इज डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर. So we can say that the physical and the chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. It is totally based on the electronic configuration. This new table is based on the electronic configuration. And we can say that it is also based on the Bohr-Bury rule. आपको बताएगा. अब नेक्स्ट हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर बोर-बरी रूल हमने देखा था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के बारे में हमने देखा था, वो भी यहाँ पर काम में आता है. मतलब इसी के ऊपर ये नया टेबल जो था वो बेस्ड था. इन दिस न्यू टेबल देयर आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स हैं. मैं आपको दिखाऊं जो हमारा जो नया टेबल मॉडर्न पीरियड टेबल है. तो ये आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे, हमारे ये 9th के अंदर हमने पढ़ाई है मॉडर्न पीरियडिक टेबल. तो ये जो टेबल था उसके अंदर you can see the 7 rows, ये 7 जो horizontal lines हैं ये हैं 7 periods 1 2 3 4 5 6 7. We can represent by n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 up to n is equal to 7. And you know the n is represent the numbers of cell which is the चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने इसके बारे में देखा था. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n प्रिंसिपल. तो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ सेल्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक शेल होगा, या सेकंड नंबर में 2 3 4 5 6 और 7 शेल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. तो इस तरह से n इज रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट शोज इट रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ सेल. एंड देन 18 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द सेम प्रॉपर्टीज. मतलब कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये टोटल 1 to 18 हैं, मतलब कि 18 ग्रुप्स यहाँ पर हैं. और इट इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टीज़. मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, तो यहाँ पर इन सब के अंदर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होगी. एज वेल एज सेकंड ग्रुप के जो भी हैं उनकी या 13 ग्रुप देख लो या 15 ग्रुप लो या 18 ग्रुप देख लो, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होगी. यू कैन सी है, देखो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1. इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एंड यू ऑब्जर्व दैट हियर only one electron present into the outermost s orbit
इन ईच केस हर एक एलिमेंट्स के अंदर देखा जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम के अंदर देखा जाए तो हर एक में s ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, and that's why they have similar chemical properties and that's why they are in same group. As well as if you observe the second group तो देखें 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, तो यहाँ पर उनके लास्ट ऑर्बिट जो है वो 7 होगी और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सबके अंदर प्रेजेंट होंगे, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज द s ब्लॉक. यू नो हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर s ब्लॉक p, s, p, d, f, और उसी के ऊपर से जैसे मैंने कहा कि दिस मॉडर्न पीरियड टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बोरबरी रूल. तो सेम यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है. तो इन दिस 2 कॉलम्स अगर देखा जाए तो वो आप जानते हैं कि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव हियर 2 ब्लॉक्स ऑफ एस. एज वेल एज अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो है पी ब्लॉक. तो ये पी ब्लॉक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. आपको पता ही है कि पी जो ऑर्बिटल्स है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो दैट्स व्हाई हियर द 6 ग्रुप्स. एज वेल एज डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 10 ग्रुप हैं. तो ये एस ब्लॉक हैं, ये पी ब्लॉक हैं, ये डी ब्लॉक हैं और यहाँ पर एफ ब्लॉक है. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ मैं पी ब्लॉक की, तो उसका कन्फिग्रेशन है NS2N. पी ब्लॉक की है NS2NP126. ठीक है. एस का तो क्या रहेगा NS1 and NS2. NS1 NS2. पी ब्लॉक का क्या है तो इट इज़ NS2 पहला एस को कंप्लीट होगा और पी में 1 2 6. तो आप देख सकते यहाँ पर जो होगा ये 13 ग्रुप जो है उसका होगा NS2NP1 और ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा NS2NP6. तो वह 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उस तरह से यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ग्रुप के अंदर अरेंज होंगे. देन आफ्टर वी हैव, अगर आप यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन जो है वो अलग रखा हुआ है. ये फर्स्ट रो हाइड्रोजन जो है वो अलग है. तो जो पहला जो ड्रॉबैक था मेंडेलीव का, उसने क्या किया था, हाइड्रोजन को यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के साथ अटैच कर दिया था, या कि यहाँ पर ऐसा नहीं, उसको फ्री अलग रखा हुआ है. मतलब द हाइड्रोजन इज़ नॉट द ग्रुप द मेंबर ऑफ द फर्स्ट और द 17 और द 14 ग्रुप. ये इनमें से किसी का ग्रुप का वो मेंबर नहीं है, वो अलग ही है. तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इनसे और इन दोनों से मिलती जुलती है, या तो हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों से अलग है, इसीलिए उसको अलग ग्रुप में रखा गया है. तो नाउ ये हो गया हमारा NS1 NS2, दिस इज NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक. ये हमारा P ब्लॉक है, ये हमारा S ब्लॉक है. यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इट इज़ प्रेजेंट टू द S ऑर्बिट, यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट टू द P ऑर्बिटल्स. हियर दिस इज D ब्लॉक. You can see here it is the connecting link between the S and P, and that's why it is also known as transition element. तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक अगर आप देखें तो ये जो है वो D ब्लॉक के अंदर उसको कंसिडर किए जाते हैं, बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ग्रुप्स इन द D ऑर्बिटल्स. तो दैट्स वाई इट इज NS2N -1 D 1 to 10. NS2 मैं यहाँ पे लिख दूँ NS2N -1 D 1 to 10. मतलब क्या हुआ, अगर देखो आप NS2 D में क्या होता है, एक कम होती है. सपोज मैं यहाँ पर 4s2 लूँ तो 4s2, लेकिन D कौन सा आएगा 4 - 1 3D. अगर आप देखें बोरबरी रूल के हिसाब से अगर देखें तो D ऑर्बिट में 3D है वो 4 के बाद आता है, उस तरह से 4D है वो 5D के बाद आता है. तो यहाँ पर N -1 D 1 to 10 उसका जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला. अब इसका देखा जाए तो क्या होगा, तो 4s2 3D1, 4s2 3D2, 4s2 3D3. D को हम पहले लिखते हैं तो वो उसके हिसाब से हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं. तो दिस आर द ग्रुप्स, द मेंबर्स बिलोंग्स टू द D ब्लॉक. नाउ इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व हियर, तो 57 के बाद देखा जाए तो जो लैंथेनियम है उसके बाद आ जाता है सीधा हॉफनियम.
लैंथेनियम के बाद आता है हॉफनियम से 57 टू 72। यहाँ पर इन बीच में जो 58 टू 71 गायब है। द सेम वे यहाँ पर देखा जाए तो 90 टू 103 गायब हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल जो है वो एंटर हो जाती है। अगर आप फिर से देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो एफ जो है वो बाद में आता है फॉर एफ। तो जब एफ यहाँ पर एंटर हो जाता है तो हमने उसको यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है सीरियम टू ल्यूनियम। तो अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो सेलेनियम में 4f ऑर्बिटल जो है वो एंटर हो गई है, उसके बाद वो चल जाता है। उसके सेम वे यहाँ पर देखा तो 90 नंबर्स के अंदर 5f एंटर हो चुकी है लॉरेंसियम तक। सो दिस इज द एलिमेंट्स नोन एज एफ ब्लॉक हियर। ये जो मैंने कहा, जैसे आगे कहा डी इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये उसके अंदर आए हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स दे आर हियर द एफ ब्लॉक में ये जो ऊपर वाला सीरियम वाला जो है वो लैंथेनॉइड्स के नाम से जाना जाता है, जैसे ये जो है वो एक्टिनॉइड्स के नाम से जाना जाता है। तो लैंथेनियम के बाद लैंथेनॉइड्स, एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड्स। इस तरह से ये हमारा पूरा मॉडर्न टेबल है। हाँ, वन मोर थिंग, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स इट इज़ द 2 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड। ठीक है, अगर आप कोई भी देख ले, सपोज कि मैं यहाँ पर ये एग्जांपल लेता हुआ NS2 NP6, ठीक है, मतलब कि सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो सेकंड ऑर्बिट हैं, सेकंड रो, सेकंड पीरियड की बात करें तो n = 2 है यहाँ पर। तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक NS2 मतलब कि S होगा, और P में PX, PY, PZ, तो इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। तो 8 एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ दी ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आप इसको सिर्फ याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो था हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल जो था, उसके अंदर हमारे पास जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको यहाँ पर दी गई है, बुक के अंदर आप देख सकते हैं SPDF एस ब्लॉक। यहाँ पर आप जस्ट यू हैव टू रीड इट वंस, एस ब्लॉक, देन आफ्टर P ब्लॉक, देन D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। बस आप सिर्फ एक बार रीड करिएगा तो भी बहुत होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ अबव 100 एटॉमिक नंबर जो है उसके बारे में देखेंगे। तो चलो इसी वीडियो में देख ही लेते हैं, खत्म हो जाएगा पॉइंट। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या था कि भाई जब कोई एलिमेंट्स नया डिस्कवर होता है तो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट का जो नॉमेनक्लेचर नाम रखना होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता था कि भाई नंबर्स ऑफ डिफ़िकल्टीज होती थी, क्योंकि सब कोई मानता था कि भाई ये हमारे देश में इसका डिस्कवरी हुआ तो हमारे देश के इस नाम से होना चाहिए। कोई बोलता है कि किसी साइंटिस्ट, पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया है तो उसके नाम से होना चाहिए। कोई कहता है कि ये हमारे मैंने डिस्कवर किया तो मेरे नाम से होना चाहिए। मतलब क्या होता था कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग एलिमेंट्स मिलते थे, लेकिन उनका जो नॉमेनक्लेचर था उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, IUPAC जो संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई हम उस एलिमेंट्स का नाम जो भी बाद में डिसाइड होगा वो कर देंगे, इन बिटवीन तब तक के लिए एक नाम करने की उन्होंने एक प्रथा डेवलप की थी। उनके हिसाब से हमारे पास जो अलग अलग डिजिट होते हैं उन डिजिट के अलग अलग उन्होंने रूट नेम्स दिए थे। जैसे कि 0 है तो नील, 1 के लिए उन, सेकंड के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए एन। अब जैसे वो हमारे में था ना वो क्वाड, तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सेप्टा, उसके ऑक्टा, उस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। और उनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो उनका सिंबल, जैसे नील के लिए एन है, उनके लिए यू है, क्वाड के लिए क्यू है, सेप्ट के लिए एस है। तो जितनी बार वो डिजिट आए उतनी बार आपको ये नाम रिपीट करना है, मतलब रिपीट द नेम फॉर एवरी डिजिट।
सपोज 2 बार 1 आता है तो उन लिख देना है, सपोज 2 बार 0 आता है तो नील 2 बार लिख देना है, उस तरह से। एंड विद द लास्ट डिजिट यू हैव टू ऐड IUM, मतलब जो भी नाम बनता है उसके पीछे आपको लास्ट डिजिट के नाम के पीछे आपको IUM ऐड कर देना है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी इन कैप, बाकी सब जो है आपको स्मॉल पे लिखने हैं। तो वेरी सिंपल, जैसे कि किसी का एटॉमिक नंबर 101 है, 101 है, तो 1 को लिए हम क्या लेते हैं, उन, तो उन लिख देगा। फिर 0 आया, उसके लिए आएगा नील, तो UN के बाद आएगा नील, NIL। उसके बाद फिर से 1 आ गया तो फिर से उन, और बाद में लगा देना है IUM, उन नील उन यम, ठीक है। तो ये हो गया उसका नाम। अगर आप उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करें तो उनके लिए U, नील के लिए N, और फिर से उनके लिए UNU। इस मेथड से आप किसी भी का कोई भी आप नाम नेम कर सकते हैं। जैसे कि आप ले लिया 120 ले लिया फॉर एग्जांपल, अगर मैं ले लेता हूँ 120, ठीक है, तो 1 के लिए आपको क्या लेना है, UN, 2 के लिए क्या है, BI, 0 के लिए क्या है, NIL, IUM ऐड कर दे तो सिंबल बन जाएगा UBN, तो ये 120 के लिए बन गया। उस तरह से आप किसी भी का भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इस तरह से मोर देन 100 मास के लिए, एटॉमिक नंबर के लिए इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है।